तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ब्लैक होल के बारे में एक्सप्लेन किया था। मतलब एक्सप्लेन किया गया था 1 मिनट के अंदर। मैंने ब्लैक होल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि हाँ ब्लैक होल होता क्या। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लैक होल होता क्या है, वर्किंग कैसा होता है, वो आता कहाँ से है, मतलब उसका जन्म कैसे होता है वगैरह वगैरह। तो ब्लैक होल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक होल का आइडिया कहाँ से आया, मतलब कि ब्लैक होल की हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे लोगों ने इसका आइडिया निकाला, फिर बाद में कैसे कैसे करके इसको डिस्कवर किया, ये सब कुछ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले 1783 में जॉन मिचेल ने इसका आइडिया दिया था। 1783 में उन्होंने कहा कि मे भी ऐसा हो सकता है जैसे हम लोग का अर्थ है, अर्थ की एक सर्टेन ग्रेविटी है। अब उस ग्रेविटी को एस्केप करके स्पेस में जाने के लिए एक वेलोसिटी होनी चाहिए। उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हों जिनकी एस्केप वेलोसिटी इतनी हाई हो कि लाइट भी एस्केप ना कर पाए, मतलब कि लाइट से भी ज़्यादा हाई एस्केप वेलोसिटी वाली चीज़ें। अब इसी को उन्होंने टर्म किया ब्लैक होल। मतलब उन्होंने ब्लैक होल जैसे टर्म नहीं किया था, बल्कि इसका आई थिंक टर्म ब्लैक स्टार करके था या समथिंग, जो कि बाद में जाकर ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर बाद में आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, और आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिस पे ये कहा कि जो स्पेस टाइम है वो इतना बेंड हो सकता है कि ब्लैक होल का एग्जिस्टेंस हो सके। अब बोलेंगे भाई मतलब समझ नहीं आया, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, स्पेस टाइम फैब्रिक यानी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो स्पेस एंड टाइम की थ्योरी है। एक्जैक्टली देखा जाए तो स्पेस टाइम मैटर ग्रेविटी एनर्जी इन सब की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो तुम्हारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो स्पेस और टाइम के बिहेवियर को गवर्न करने के लिए एक फील्ड इक्वेशंस है, जैसे आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस कहते हैं, जो कि स्पेस टाइम के बिहेवियर को गवर्न करती है एक सर्टेन टाइम एक सर्टेन कंडीशन में। अब बात यह है कि स्पेस टाइम सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म है जो कि रियल लाइफ में या फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, बस हम लोग उसे इमेजिन करते हैं क्योंकि हम लोग चीज़ों को समझ पाए। तो अब उन्होंने अपनी फील्ड इक्वेशन के बेसिस पर ये कहा कि स्पेस टाइम इतना बेंड हो तो सकता है कि इतनी ग्रेविटी बन जाए कि लाइट भी स्केप ना कर पाए उसके एक सर्टेन पॉइंट से। लेकिन ऐसा होता है इसके पीछे कोई प्रूफ नहीं था, यानी कि हम लोगों ने डायरेक्टली नहीं देखा था कि ऐसा होता है कि नहीं होता, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। बाद में जाके 2018 में इसका फर्स्ट इमेज लिया गया, ब्लैक होल का फर्स्ट इमेज। अब आप बोलोगे भाई ब्लैक होल तो लाइट एमिट ही नहीं करता है तो उसकी इमेज कैसे ले ली। खैर इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा जब मैं ब्लैक होल का डीप में एक्सप्लेन करूँगा। अभी कल हम लोग जानते हैं कि ब्लैक होल का जन्म कैसे होता है। तो एक स्टार है, मतलब पहले ही जान लीजिए कि ब्लैक होल का जन्म स्टार से होता है। अब जो स्टार है आपका वो अपनी एनर्जी जो आप देखते हो रिलीज़ कर रहा है ना लार्ज अमाउंट में एनर्जी, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से उसको मिलती है। अब एक बात नोट करने वाली है कि सारे स्टार ब्लैक होल में नहीं बदल सकते, सिर्फ बड़े स्टार जिनके पास इनफ मास है वही ब्लैक होल में बदल सकते हैं। तो जो ब्लैक होल है यानी कि मैंने जैसे कहा कि जो स्टार है वो अपने आप मतलब क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे हो रहा होता है तो उसको देखने के लिए देखिए स्टार के अंदर हाइड्रोजन होता है। अब वो जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज़ होकर हीलियम बनता है। यानी कि इस तरह से समझिए कि हाइड्रोजन है और एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, दोनों पास आ गए और पास आ गए, इतने पास आ गए कि दोनों फ्यूज़ हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए, एक हीलियम का एटम बन गया। तो यही कंसेप्ट कुछ स्टार के अंदर पे अप्लाई हो रहा था। इससे काफ़ी लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होते हैं जो कि आप धूप में जाइए और आपको फील हो जाएगी कि हाँ भाई एनर्जी है, स्टार में तो एनर्जी है। तो अब क्या, अब होता ही है कि जब ये एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसके साथ फोर्स भी लगता है, अपोजिट फोर्स। अब होता ही है कि स्टार है, उसका खुद का मास है, तो उसके बाद खुद की ग्रेविटी से खुद के ऊपर भी फोर्स लगता है। अब स्टार के ऊपर क्योंकि खुद का एक फोर्स लग रहा है, खुद की ग्रेविटी का, और एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो वो स्टार को स्टेबल रखा हुआ है, यानी कि स्टार नहीं फैल रहा है नहीं सिकुड़ रहा है। लेकिन अगर ये अंदर का फोर्स गायब हो जाए तब स्टार इतना सिकुड़ जाएगा, इतना सिकुड़ जाएगा, एक सर्टेन मतलब इतना सिकुड़ जाएगा कि वो इन्फाइनाइटली स्मॉल हो जाएगा, उसी को कहेंगे ब्लैक होल। अब ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाए, यानी कि जब वो न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लायक बचे ही ना। वैसा ही उसी कंडीशन में वो एक ब्लैक होल में बदलेगा। एक ब्लैक होल में आप ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल के अंदर जितना भी मास था स्टार का, वो एक इतने छोटे पॉइंट पे आके कंसंट्रेटेड हो चुका है, इतने छोटे पॉइंट पे कि उस पॉइंट का ना ही तो लेंथ है, ना ही तो ब्रेथ है, ना ही तो हाइट है। यानी कि वहाँ पे डेंसिटी इन्फानाइट हो चुकी है, इसको कहा जाता है सिंगुलैरिटी। अब क्योंकि ये ब्लैक होल का एक पार्ट है सिंगुलैरिटी,
अब इसके ऊपर और भी ब्लैक होल के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो अब ब्लैक होल को तो एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, ब्लैक होल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मोटा मोटी मैं 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा हूँ: एक्रीशन डिस्क, इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी। तो एक्रीशन डिस्क जो होता है सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है, अरे चमकता है। और यही रीज़न है कि हम लोग उसका फोटो खींच पाए थे। बोलेंगे भाई ऐसा कैसे होता है? तो एक्चुअली एक्वेशन डिस्क खुद में ब्लैक होल का एक पार्ट नहीं है, बल्कि होता ही है कि जब ब्लैक होल चीज़ों को खा रहा होता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आपको ऑलरेडी पता है, इतना हाई ग्रेविटेशन पुल है वहाँ। तो वो चीज़ें ब्लैक होल के आसपास रोटेट, या कह लीजिए ब्लैक होल का चक्कर काटने लगती है। चक्कर नहीं, मतलब ब्लैक होल का इवेंट होराइजन के आसपास बहुत स्पीड में घूमने लगती हैं। इतने स्पीड में घूमने लगते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से टकरा के काफ़ी लार्ज अमाउंट में फ्रिक्शन बनाने लगते हैं, और जिससे काफ़ी लार्ज अमाउंट में हीट पैदा होती है। और उसी हीट और लाइट के कारण से आपको चमकता हुआ दिखता है। और उसी को कहा जाता है एक्रीशन डिस्क, जो कि ब्लैक होल के आसपास एक लेयर से होती है। इसके बाद उसके अंदर होते हैं इवेंट होराइजन, यानी उसके जस्ट पीछे। अब इवेंट होराइजन एक ऐसा चीज़ है या एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ से लाइट भी स्किप नहीं कर सकती। यानी कि इवेंट होराइजन ही वो बाउंड्री है जो कि ब्लैक होल को ब्लैक होल बनाती है। यानी इस बाउंड्री को अगर आपने क्रॉस कर दिया तो आप फिर वापस नहीं आ सकते हैं, वो वहाँ से कोई रिटर्न जर्नी अवेलेबल नहीं है। तो ये मैंने आपको था एक्सप्लेन किया इवेंट होराइजन के बारे में। बात आती है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी अपने आप में बहुत ही पेचीदा सा कंसेप्ट है। इसे अब तक ढंग से समझ नहीं पाया गया कि एग्जैक्टली होता कैसा। कुछ का ये मानना है कि सिंगुलैरिटी इन्फानाइटली स्मॉल ना होके एक सर्टेन साइज में है, यानी इसका कुछ साइज है। कुछ लोगों को मानना है कि भाई कोई साइज नहीं है, सिंगुलैरिटी इन्फानाइटली स्मॉल है, बहुत छोटा, सबसे छोटा ऑब्जेक्ट वही है। तो अभी तक इसका ढंग से नहीं पता चल पाया है, लेकिन इतना पता है कि ब्लैक होल बहुत एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बात ये आती है कि ब्लैक होल इतने एक्सट्रीम है, ब्लैक होल ऐसे ऐसे हैं, तो ब्लैक होल के टाइप्स कितने होते हैं? तो ब्लैक होल के टाइप्स के बारे में भी उतनी कंफर्मिटी अब तक अवेलेबल नहीं है, उतना कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि इतने ही टाइप्स होते हैं फॉर श्योर। पर आज तक हम लोगों ने जिन्हें ऑब्जर्व किया उसमें से कुछ आते हैं नॉर्मल स्टेलर ब्लैक होल्स, जो कि नॉर्मल साइज़ के होते हैं। मतलब उनका साइज़ नहीं कुछ बहुत बड़ा होता है, नहीं छोटा होता है। एक होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग एक गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल अवेलेबल है जिसे कहा जाता है सेजिटेरियस ए स्टार, और वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के कैटेगरी में आई थिंक गिना जाता है। फिर आता है हाइपर मैसिव। हाइपर मैसिव मतलब सुपर मैसिव को भी पार कर गया। इसके एग्जांपल में फीनिक्स और 10618। 10618 को पहले बहुत सबसे बड़ा ब्लैक होल माना जाता था, लेकिन अब यही क्राउन फीनिक्स ने ले लिया, जिसको बाद में डिस्कवर किया गया। तो बात यह है कि ये जो ब्लैक होल्स हैं, ब्लैक होल की जो वर्किंग है, ये फिज़िक्स के लॉज को काफ़ी हद तक बहुत बुरी तरीके से मरोड़ के रखती है। तोड़ देती नहीं, मरोड़ के रखती है, यानी कि इसको इस हिसाब से घुमा देती है कि बंदे को सोचने में बहुत टाइम लग जाता है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे फिज़िक्स के लॉ काम नहीं कर रहे हैं, मगर वो करते हैं, लेकिन बहुत अजीब तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, थर्मोडाइनमिक्स में देखते हैं। थर्मोडाइनमिक्स में ऐसा पाया गया, मतलब बाद में पाया गया, कि ब्लैक होल का एक सर्टेन टेम्परेचर भी होता है एंड एक सर्टेन एंट्रोपी भी होता है। और उस एंट्रोपी या टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए जिन्होंने फार्मूला दिया वो थे सर स्टीफन हॉकिंग, और उनके नाम पे हॉकिंग रेडिएशन भी रखा गया, जो कि एक ऐसा रेडिएशन है जो ब्लैक होल रिलीज़ करता है। आप बोल के भाई ब्लैक होल से तो कोई चीज़ एस्केप ही नहीं कर सकती, तो ब्लैक होल खुद पे कैसे रिलीज़ कर रहा है? अब इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पहले क्वांटम मैकेनिक्स समझना पड़ेगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी तो मतलब एक ही वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन मैं ढंग से नहीं कर सकता हूँ, सही से बोलो तो इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो बात ये आती है कि ब्लैक होल तो हो गया, लेकिन अब उस सिंगुलैरिटी के बियॉन्ड भी कुछ है क्या? सिंगुलैरिटी में क्या है, यानी कि इनडायरेक्टली अगर आप कोई चीज़ को ब्लैक होल के अंदर भेजो तो क्या होगा? तो पहला चीज़ तो है कि ब्लैक होल में काफ़ी नेक्स्ट लेवल का टाइम डायलेशन होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कैसे कि ग्रेविटी किस टाइप से टाइम बेंड, मतलब स्पेस टाइम को बेंड करके टाइम डायलेशन करता है, खतरनाक वाला। वही सेम चीज़ ब्लैक होल के पास भी हो रहा है, यानी कि आप जितना ब्लैक होल के पास जाओगे उतना टाइम आपके लिए स्लो होते जाएगा। ब्लैक होल के अंदर जाते ही टाइम रुक जाता है, यानी ब्लैक होल के अंदर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस पॉइंट से अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये चीज़ पूछना ही अजीब है, क्योंकि वहाँ पे टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो मतलब समझिए आप बात को, जब टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता तो कैसे वो पूछ सकते कि उसके अंदर क्या होगा? लाइक काफ़ी अजीब सा चीज़ है। हाँ, मगर हमें इतना पता है कि जितना भी मास होता है वो सब ब्लैक होल के अंदर ही जाके जमा होता है। तो मैंने आपको इतना बता दिया ब्लैक होल क्या होता है, उसके साथ टाइम के साथ कैसे खिलवाड़ होता है।
मतलब ब्लैक होल बहुत बुरी तरीके से टाइम को तोड़ और मरोड़ के रख देता है। टाइम का कंसेप्ट वहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन आपको क्या चीज़ पता होगा, मैंने आपको पिछले शॉर्ट्स के वीडियो में बताया कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग करके एक फेनोमेनन होता है, जो कि ग्रेविटी के कारण से लाइट बेंड हो जाती है। ब्लैक होल इसका बहुत बड़ा कैंडिडेट है। मतलब ब्लैक होल के पास इतनी इनफ ग्रेविटी है कि लाइट को इतनी हाई लेवल की डिग्री पे बेंड करना ना कि भाई मतलब कोई चीज़ नॉर्थ में तो साउथ में देखना नहीं, इतना नहीं होगा, हो सकता है, हो सकता है। तो ब्लैक होल के बारे में मैंने आपको इतना बताया, इतना सब कुछ। अब इन दी एंड बात ये आती है कि ब्लैक होल क्योंकि स्पेस को भी बेंड कर रहा है, तो क्या इसका कोई कंसिक्वेंसेस, कोई अजीब सा चीज़ दिखता है, कोई अजीब सा चीज़ पता चलता है? तो इसका आंसर हाँ, मैं बता रहा हूँ क्या। देखिए, सरकमफेरेंस और रेडियस, रेडियस नहीं स्पेसिफिकली कहा जाए तो डायमीटर को लेके काफ़ी बड़ा इसके अंदर अजीब सा चीज़ होता है। एक एग्जाम्पल के लिए ऐसे देखते हैं, आपको पता है कि सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr, यानी इनडायरेक्टली अगर पाई लें, मतलब पाई की जो वैल्यू है उसको लें और उसको डायमीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसका सरकमफेरेंस का पता चल जाएगा। तो अगर आपने एक ब्लैक होल लिया, आपने नापा कि उसकी सरकमफेरेंस 30 यूनिट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, उसकी जो डायमीटर होगी ऑलमोस्ट 10 के आसपास होनी चाहिए। मगर रियलिटी में ऐसा नहीं होता, उसकी डायमीटर मिलियंस यूनिट पे पहुंच जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्पेस ही बेंड हो चुका है। ये काफ़ी अजीब सी चीज़ है, लेकिन ऐसा होता है। एक और फिनोमेनन होता है, वो होता ही है कि जब दो ब्लैक होल आपस में कोलाइड हो जाते हैं, यानी दो ब्लैक होल मर्ज होकर एक ब्लैक होल बन जाते हैं, तो जो एरिया होता है, यानी कि जो इवेंट होराइजन का एरिया होता है, वो दोनों ब्लैक होल के सम से ज़्यादा होता है। यानी इस टाइप से समझिए, एक ब्लैक होल था, उसका जो इवेंट होराइजन का एरिया 5 यूनिट था, और दूसरा ब्लैक होल था, उसका भी 5 यूनिट था। जब दोनों कंबाइन होंगे तो 11 या 12 यूनिट होगा, 10 यूनिट कभी नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। अब ये क्यों होता है ये भी मेरे को ढंग से नहीं पता, या ऐसा हो सकता है इसका ढंग का रीज़न भी नहीं पता हो साइंटिस्ट को भी, लेकिन अभी तो मेरे को नहीं पता, तो मैं इसे ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और गजब का फेनोमेनन होता है, ब्लैक होल के जैसे एक और ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं जिसे कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार्स। हालांकि मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैं जो फेनोमेनन के बारे में बात करने वाला वो ये है कि अगर ब्लैक होल एक न्यूट्रॉन स्टार के साथ या एक ब्लैक होल अपने खुद ब्लैक होल के साथ कोलाइड करने वाला होता है ना, तो उससे वेव्स बनती हैं, एक स्पेशल टाइप की वेव्स जिसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स, जो कि खुद स्पेस और टाइम के बेंड होने की वजह से बढ़ती है। यानी स्पेस और टाइम में वेव्स बन जाती हैं, जिसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स, जो कि और भी एक गजब का फिनोमेनन है। यानी एक ब्लैक होल काफ़ी सारे गजब गजब के फिनोमेनन्स को जन्म दे सकता है। अब बात यहाँ आती है कि ब्लैक होल जो है उसका क्या वो यूनिवर्स के स्टार्टिंग को एक्सप्लेन कर सकता है? इसका आंसर है हाँ। देखिए, अगर आपको पता है तो ये पता होगा आपको कि ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग बिग बैंग से हुई थी। यानी बिग बैंग थ्योरी अभी काफ़ी कह सकते हैं हॉट टॉपिक है, मतलब उसी को सब मानते हैं अभी करंट टाइम पे। तो वैसे में ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स जो है वो एक पॉइंट से बना था, मतलब एक पॉइंट था जो कि अचानक से एक्सपांड होना स्टार्ट हो गया। अगर ये चीज़ आप ध्यान दें तो ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी भी कुछ उसी टाइप की ही है। लेकिन बात यह है कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी उस टाइप से एक्सपांड तो है ना करती है, मतलब अचानक से ऐसा फैलना तो ना स्टार्ट हो जाती है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ कंडीशन हो जो कि इस चीज़ को अलाउ करे, और हम लोग को अब तक पता नहीं है। यानी इनडायरेक्ट ब्लैक होल अपने आप में मिनी यूनिवर्सेस हैं, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसे कहा जाता है वाइट होल्स। अब ये कंसेप्ट ना वर्म होल और ब्लैक होल को कंबाइन करने का काम करता है। अब वर्म होल क्या है, ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया है। अब यहाँ भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वर्म होल बेसिकली एक ऐसे पॉइंट है स्पेस टाइम में जो कि दो स्पेस टाइम के, मतलब स्पेस के दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देता है। और उसके बाद वो अगर आप एक पॉइंट यानी ए पे हैं तो आप अचानक से बी पे पहुँच सकते हैं। अगर आप उसको और डीप में समझना चाहते हैं तो आप मेरी वो शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे फटाफट से आपको ब्लैक होल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ब्लैक होल और वाइट होल का रिलेशन। तो ब्लैक होल और वाइट होल का रिलेशन भी कुछ वर्म होल के जैसा ही है, मतलब यहाँ पे वही कंबाइन किया हुआ है। ऐसा कुछ लोगों का, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल जो है वो किसी और यूनिवर्स में एक वाइट होल से कनेक्टेड हो, और ब्लैक होल के अंदर जो चीज़ गया, मान लीजिए आपने एक अपना मोबाइल फ़ोन ब्लैक होल में फेंक दिया, तो किसी और यूनिवर्स में वहीं से मोबाइल फ़ोन निकल जाए। हालांकि इस चीज़ के पीछे ढंग का प्रूफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, मे भी ऐसा हो सकता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद, आई होप ब्लैक होल के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल गई होगी, और आपको इसका अच्छा खासा वर्किंग भी पता चल गया होगा कि ब्लैक होल कैसे होता है, उसका स्पेस में फैब्रिक किस टाइप से बेंड होता है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं पल्जार, यानी पल्जार नहीं बल्कि न्यूट्रॉन स्टार्स और उसके अलग अलग टाइम्स के बारे में डिस्कस करने का सोच रहा हूँ। तो वेट करें नेक्स्ट वीडियो का।